ऑल राइट फ्रेंड्स, तो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आप सी टेट या फिर यूपी टेट शिक्षा से रिलेटेड कोई भी न्यूज या फिर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो स्कूलों का विलय यूपी में जो है यूपी गवर्नमेंट कर रही है, अब इसमें सुधार लग रहा है या फिर साजिश लग रहा है। तो बहुत हद तक मैंने आपको बताया था इसमें कहीं ना कहीं साजिश भी लग रही है। सुधार तो होगा ही और भी कुछ ना कुछ, हर काम के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं। देखा ये जाता है कि नुकसान ज्यादा है या फायदा। तो इसमें जो है साजिश तो एक तरह से लग ही रही है। और साजिश इसलिए लग रही है क्योंकि देखो पिछले 7 साल से सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। और जब वैकेंसी देने की बारी आई, जब लिमिट क्रॉस कर गई, तब कह रहे हैं कि हम स्कूलों का मर्जर करेंगे, विलय करेंगे। तो इसलिए जो है इसमें साजिश ज्यादा लगती है। हालांकि इसमें कुछ अपने फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको सही ढंग से अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो हमें इसमें ज्यादा फायदा नजर आता है। लेकिन हमें पता है कि यूपी के जो सरकार के सरकारी अधिकारी हैं या फिर जो शिक्षा मंत्रालय में जो काम करने वाले लोग हैं, आपको भी पता है कि वो किस तरह से काम करते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, किस तरह से जो है रिजर्वेशन के जो रूल्स बने हैं, कानून बने हैं, उनको कैसे फॉलो किया जाता है। उनको कुछ ये सब फॉलो करने से कुछ मतलब ही नहीं होता है। और उसका नतीजा ये होता है कि जो वैकेंसी आती भी है, बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो है जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद कोर्ट का स्टे लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि पता चलता है उसमें कुछ जो है नियमों का पालन नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसमें जो है कोई आर्गुमेंट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है अभी इसमें क्या ही बोल सकते हैं। तो जैसे अगर आप अनामिका शुक्ला केस देख लीजिए, तो अनामिका शुक्ला केस में आपको पता है कि एक डॉक्यूमेंट्स पे 26 लोगों ने सरकारी नौकरी ले ली। बाद में इसका आधार देकर इसको जो है बंद कर दिया गया। ठीक है, कि ये 69,000 जो वैकेंसी 2018 में आई थी, वो जो है पूरा एकदम ठंडे बस्ते में चली गई। पूरा एकदम उसका बेड़ा गर्क ही हो गया। किसी का भी जो है उसमें जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, जो ईमानदारी से जो बच्चे एग्जाम देकर वो सिलेक्शन में सिलेक्ट हुए रहेंगे उस एग्जाम में, उनकी क्या हालत होगी। कितने साल तैयारी करने के बाद एक एग्जाम देते हैं, एग्जाम होने के बाद एक सरकारी नौकरी लगती है और उसमें सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बाद में पूरा सिलेक्शन ही रद्द कर दिया जाता है। और इसके बाद 7 साल तक जो है कोई वैकेंसी नहीं आती। जरा उस बच्चे के उस लड़की की या फिर उस महिला की जो उसमें सिलेक्ट हुए थे ईमानदारी से, उनका जरा आप मानसिक स्थिति समझिए किस तरह का इस वक्त होगा। ठीक है, और मैं इसमें सिर्फ सरकार को ही दोष नहीं देता हूं, इसमें मैं जनता को भी दोष देता हूं। क्योंकि जनता भी, अब वो 26 लोग कौन है जो फर्जी डॉक्यूमेंट पर सरकारी नौकरी ले रहे थे। ठीक है, इसमें जनता को भी सोचना चाहिए कि भाई आप मेहनत नहीं करते, आप बेईमानी करके जो है नौकरी ले रहे हो। उसकी वजह से जो ईमानदारी से जो तैयारी करते हैं, दिन रात एक करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप उनकी भी नौकरी खा जा रहे हो। खुद तो ले नहीं पा रहे बेईमानी करके भी, ऊपर से जो है जो ईमानदारी से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनका एक वही एक सहारा है, जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, और डीएलएड करने के बाद जो है उन्हें जो है यही एक उम्मीद होती है कि शिक्षा में मुझे नौकरी मिल जाएगी, टीचिंग जॉब मुझे मिल जाएगा, उसके लिए तैयारी करते हैं वो। और आपके जो है कुछ नादानी, कुछ बेईमानी, कुछ गलत कामों की वजह से वो सब भर्तियां भी रद्द हो जाती हैं। और सरकार में लगे उन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि आप लोग जो है किस तरह से जो है कुछ भी जो नियम कानून है उसको फॉलो नहीं करते। अब जो है एग्जाम डेट, जो डॉक्यूमेंट सबमिशन डेट होता है, वो गुजर जाने के बाद भी आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इससे तो सीधा सीधा नजर आता है ये करप्शन भी आप लोग की वजह से। करप्शन की वजह से ये जो है भर्ती 69,000 जो वैकेंसी थी, ठीक है, वो जो है आप खा गए। मतलब 69,000 लोगों की नौकरी आप लोग खा गए। जो आज जो है 7 साल पहले लग गए होते, कितने कितनी खुशियां होती उनके घर में। उनका जो है उनका जो है एक फ्यूचर सेट हो जाता और जिंदगी में आगे बढ़ते, शादी करते, या और इसके बाद अपना जो है आगे काम करते। लेकिन आपने सब चीजों पर रोक लगा दी। तो इसमें सरकार ही नहीं, जनता भी जिम्मेदार है। और हमें याद रखना चाहिए कि जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा होता है। ठीक है, प्रजा अब इतना भ्रष्ट है, प्रजा ही खुद जो है इसमें जो है इन्वॉल्व है। तो आप लोग जो है 69,000 लोगों की नौकरी खा गए। ठीक है, अब इसके बाद सरकार ने कोई वैकेंसी दी नहीं। तो फिलहाल अभी स्कूलों के विलय की बात चल रही है कि जिस मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया, जिसमें आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि विलय का मतलब होता क्या है और इसको करने से क्या होगा। लेकिन आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और आने वाले समय में जब विलय हो जाएगा, जब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या देखने को मिल सकता है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर
अब जो है स्कूलों के फायदे और नुकसान, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है मैंने कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, पहले बात कर लेते हैं फायदे क्या क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नुकसान ही है, ठीक है, फायदे भी हैं, लेकिन अगर अच्छी तरह से किया जाए तो कुछ फायदा नजर आ सकता है भविष्य में, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अगर आप जो है स्कूलों का मर्जर करते हैं तो जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, जैसे अगर आप 50 स्कूल हैं तो 50 स्कूल को मिला के जो है अगर आप एक स्कूल बना देते हो तो 50 स्कूल में 50 लाइब्रेरी चाहिए, 50 तरह के जो है वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, अलग से जो है 50 तरह के प्लेग्राउंड चाहिए, ज्यादा जमीन जो है उसमें जो है जाता है। लेकिन अगर उनको मिलाकर अगर आप एक स्कूल बनाते हो, अगर एनरोलमेंट कम है बच्चों का, तो उसको आप जो सरकार के पास जो रिसोर्सेज, जो सरकार जो सुविधाएं देती है, उसका ज्यादा अच्छे से फायदा उठाया जा सकता है, सारे बच्चों को इसका बेनिफिट होगा, राइट। दूसरा है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरीज, तो ये सब जो है शेयर हो जाएगा बच्चों में। तो उनको जो है, अब एक स्कूल होगा तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा तो बड़ा प्लेग्राउंड होगा, और अच्छा मैनेजमेंट किया जाए तो इसके जो है सभी बच्चों को इसके फायदे मिल सकते हैं। ठीक है, तीसरा है मोर एफिशिएंट यूज ऑफ फंड एंड स्टाफ। इस पर मुझे डाउट है, जहां पर फंड आ गया यूपी में, सरकार का जहां पर फंड आ गया ना, समझो वहां पर झंड हो गया पूरा। ठीक है, फंड ही एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से तो सब हो रहा है। सरकार के पास फंड की कमी है, 9 लाख करोड़ रुपया कर्जा है, इसकी वजह से वो भर्तियां नहीं निकाल रहे पिछले 7 साल से। तो ये फंड ही तो है जिसकी वजह से जो है पूरा जो है गुड़ गोबर किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा है कि एफिशिएंट यूज ऑफ फंड, तो ऑब्वियसली जो है सरकार पैसे रिलीज करेगी, सरकार पैसे जनता या स्कूल को डायरेक्ट थोड़ी देगी, वो अपने जो अधिकारी होंगे उनके थ्रू रिलीज करेगी। अब वो अधिकारी अगर करप्ट निकला, और हमें पता है कि अधिकारी लोग करप्ट होते हैं, ठीक है, इसमें सरकार के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ठीक है, तो करप्शन यहाँ पर जो है होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है कुछ ज्यादा बेनिफिट कुछ मिलने वाला है इसमें। लेकिन हाँ, अगर ये अच्छे से हुआ तो ज्यादा अच्छे से हम उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टाफ में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी बच्चों को दिया जा सकता है, जिससे फ्यूचर जो है अच्छा हो सकता है, जिससे एजुकेशन का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बिना पैसे के क्या ही होगा, जब तक फंड नहीं होगा तब तक जो है आप जो है, और फंड जो है गवर्नमेंट देती है, ऐसा नहीं देती, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट करप्शन करने के लिए भी फंड देती है, कभी कभी अधिकारी लोग जो है उसमें जो है करप्शन कर ले जाते हैं, सबका अपना अपना हिस्सा होता है। तो इसमें मुझे बहुत डाउट है कि ये अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर जो है मुख्यमंत्री जी अगर फंड रिलीज करते हैं, पैसा रिलीज करते हैं, तो वो जो है स्कूल तक पहुंचना चाहिए, जमीन तक पहुंचना चाहिए, ताकि उसका फायदा बच्चों को हो, टीचर को हो। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि यूपी, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। दूसरा जो पॉजिटिव हम लोग देख सकते हैं इसमें, स्कूलों के मर्जर में देखो, दूसरा जो पॉजिटिव चीज है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ऑब्वियसली अब जैसे बड़ा स्कूल हो गया, मतलब कुछ स्कूलों को मिला दिया आपने और एक बड़े स्कूल में सारे बच्चों को लेके आए, तो वहां पर क्वालिटी इंप्रूव होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा निगरानी भी रखनी पड़ती है टीचर्स पर, स्टाफ पर, कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सरकारी स्कूल के टीचर जो है काम नहीं करते, ठीक है, इसलिए सारे स्कूलों को जो है बंद कर देना चाहिए या फिर मर्ज कर देना। अरे भाई, अगर आप जब मर्ज करेंगे तो वहां पर भी वो टीचर भी सरकारी होंगे, तो क्या गारंटी कि वो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, अभी भी तो वो सरकारी रहेगा, मर्ज करने के बाद भी क्या, वो जो टीचर रहेगा जो गवर्नमेंट स्कूल में, वो भी सरकारी टीचर ही रहेगा। तो बंद करना, मर्ज करना कोई एक सोल्यूशन नहीं है, कोई एक बहुत अच्छा सुझाव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर नजर नहीं रखेंगे, अगर आप लोगों से काम नहीं करा पाएंगे, अगर चेकमेट का सिस्टम अगर आप नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ पर भी वही होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से करोगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगा, जो कि बिना मर्ज किए भी किया जा सकता था। ठीक है, इसमें जो मुझे लगता है एक ही जो है जो फायदा है कि जो फैसिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी स्कूलों को मर्ज करने से। ठीक है, उतना अब यूपी में इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी जनता है, और साथ ही साथ इतने गांव हैं, हर स्कूल, हर गांव में जो है एक एक प्राइमरी स्कूल जो है, थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन टीचर को तो मैनेज किया जा सकता है, टीचर को अच्छे से जो है ट्रेनिंग देकर, अच्छे जो है उनके ऊपर निगरानी रखकर काम कराया जा सकता है अच्छे से। ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल के टीचर जो है बहुत ही अच्छे काम करते हैं, उनका भी मन, वो भी इंसान है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, कभी कभी आलस आता है, कभी कभी नहीं काम करने का मन करता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में वो जो है सिस्टम बना होता है
कि किसी को भी जो है कैसे किस तरह से काम कराया जाए। ठीक है, दुनिया ही पूरा प्राइवेटाइजेशन पे चल रही है। तो जैसे अभी बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां होती है, उनमें भी तो उसमें भी तो इंसान ही काम करते हैं। ठीक है, काम कराने आना चाहिए, कोई बहाना सही बात नहीं है कि सरकारी स्कूल टीचर ऑब्वियसली उनको उनको पूरा छूट दे दोगे तो ऑब्वियसली काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप निगरानी रखेंगे, अगर आप जो है उनके ऊपर एक कोई एक जो है उनका जो है उनका जो है बॉस रखेंगे जो उनसे काम करवा सके, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी फिर मर्जर की। ठीक है, सब कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, गांव गांव में प्राइमरी स्कूल खुला हुआ है, आप बस उसको जो है चलाइए अच्छे से। लेकिन आप चला नहीं पा रहे तो ऊपर से दोष दे रहे हैं टीचर। अरे भाई, कुछ टीचर हो सकते हैं जो काम नहीं करते, आलसी होते हैं, या फिर उनको जो है बस पैसे से मतलब होता है। बट दैट डजेंट मीन कि आप सारे टीचर, बहुत सारे सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर अच्छे से भी काम करते हैं। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं उनके पास, और वैसे भी वो एग्जाम वो कंपटीशन फेस करके आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को जो है हो जाती भर्ती जो है, ठीक है, जान पहचान से पैसे देकर यहाँ वहां से जो है अपने नेता होता है लोकल जो है लोगों से मिलकर पैसे खिला के हो जाते हैं। बट दैट अभी केंद्रीय विद्यालय वगैरह हम देख लीजिए, ठीक है, compete करके आते हैं बच्चे, कितने अच्छे टीचर्स होते हैं। ठीक है, हमेशा टीचर्स पे हम ब्लेम नहीं दे सकते, सरकार को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए, सरकार पर भी ब्लेम देना चाहिए। ठीक है, ताकि सरकार भी अच्छे से काम करे। ठीक है, सरकार अगर हमारा देश आजाद हुए 70 साल हो गए, 70 साल में कितनी सरकारें बदली, अब बदली क्यों बदली, नहीं काम अच्छा किया होगा तभी बदली ना। ठीक है, तो वो तो एक डेमोक्रेटिक क्राइटेरिया है। फिर मोर टीचर्स अवेलेबल, रिड्यूसिंग मल्टी ग्रेड टीचिंग। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा टीचर अवेलेबल होंगे, ऑब्वियसली जो टीचर कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट में जो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये भी एक चीज है। पोटेंशियल फॉर डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज, बड़ा स्कूलों का काफी जगह होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो ऐसे में बहुत तरह तरह के एक्टिविटीज कराए जा सकते हैं जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, बड़ा स्कूल, इसलिए देखो प्राइवेट स्कूल काफी बड़े होते हैं, जिनका अपना बड़ा प्लेग्राउंड होता है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसलिए वहां पर जो है चीजें अच्छी हो पाती है। ठीक है, अब एक प्राइमरी स्कूल है, छोटा सा प्राइमरी स्कूल गांव में खोल दिया गया है, उसमें जो है छोटा सा ग्राउंड भी होता है, लेकिन वो उतना इनफ नहीं होता है जिससे बच्चों का पूरा डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, कुछ जगह कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रियली में जो है आज की 21st सेंचुरी में जो है वो हमें चाहिए होता है, बच्चों को चाहिए होता है, जिससे उनका जो है मॉडर्न जमाने के हिसाब से डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, लेकिन ये काम, मुझे एक बात ये बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, ये काम पहले भी किया जा सकता था। पिछले 7 साल से आपने वैकेंसी नहीं दी है, अब वो 7 साल की जो पीढ़ी होगी जहां पर टीचर्स की कमी रहेगी, वो जो बच्चे होंगे उनका तो आपने चौपट कर दिया ना, उनका तो जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो आपने बिगाड़ ही दिया। ठीक है, अब ये जो आप मर्जर करने जा रहे हो, यही आप अगर पहले करते तो अब तक जो है बहुत कुछ हो गया होता। ठीक है, लेकिन फिलहाल जब जागो तभी सवेरा, देखते हैं। फिर इसके बाद जो है अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर जो है एनहांस फैसिलिटीज आ जाता है, ऑब्वियसली वही बात है, फैसिलिटीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, आपने जो है बहुत सारे स्कूलों को मर्ज करके जो है एक स्कूल बना दिए, एक जगह पर लाया बच्चों को, तो फैसिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है, सरकार का जो है नजर भी उस पर अच्छे से रहती है। अब लाखों स्कूल है तो लाखों स्कूल पर नजर रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए लार्जर स्कूल ऑफन गेट अपग्रेडेड क्लासरूम, सैनिटेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अगर एक बड़ा स्कूल है, हाँ, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जो है चीज है ना, इस चीज पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप जो है गांव के बच्चों की बात कर रहे हैं आप, तो गांव के बच्चों के लिए गांव गांव में आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी, जो बच्चा दूर है वो भी स्कूल पहुंच जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें जो है ड्रॉप आउट जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, बच्चे स्कूल जाने से मना कर देंगे, नहीं जाएंगे, उनका मन नहीं करेगा। और हमें पता है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा कुछ खास जो है एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। वो जो है क्योंकि उनकी जो है उतनी सोच ही नहीं होती, उतना दूर का सोच ही नहीं पाते, इतना सारा एजुकेशन में खर्चा आजकल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट ये सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी, नो डाउट। ठीक है, लेकिन सवाल वही है कि अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट करे तो। आज तक यूपी गवर्नमेंट में क्या ही काम जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है, मुझे तो हार्डली कोई चीज नजर आ रहा होगा। ठीक है, सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर के दिन जो दिया बड़ा अच्छा जल जाता है, ठीक है, और इसके बाद जो लेजर लाइट बड़ा अच्छा हो जाता है, लेजर शो जो होते हैं, ड्रोन जो शो होते हैं बड़े अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन उसके दूसरे दिन हम देखने को पाते हैं कि वो दिए में जो थोड़ा थोड़ा तेल बचा होता है ना, उसको डब्बे में भर के लोग लेके जाते हैं, उससे सब्जी बनाते खाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं है तो गांव का बच्चा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पढ़ने नहीं जाएगा, वो ड्रॉप ले लेगा, बाल मजदूरी करेगा, बाल विवाह बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को।
फिर इसके बाद देखेंगे जो चौथा पॉइंट है फायदा जो है इसमें, तो बेसिकली ये जो है स्ट्रीम लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन, वन मैनेजमेंट बॉडी रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड कॉस्ट। ऑब्वियसली पेपर वर्क कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो एक प्राइमरी स्कूल में एक प्रिंटर है, तो ऐसे 40 प्राइमरी स्कूल के लिए 40 प्रिंटर चाहिए और 40 पेज का बंडल चाहिए। तो वो सब जो है अगर एक स्कूल में हो जाता है तो यहाँ पर हमारा पेज जो कॉस्ट वगैरह है बचने लगेगा, तो जो पैसा बचने लगेगा उसको सही से यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन बात है कि पैसा अगर सरकार का बचने लग गया तो अधिकारी लोग उसको छोड़ेगा क्या? हर कोई तो फंड पर ही जो है आजकल चल रहा है, ठीक है। तो वो जो देश सेवा होती है, देश भावना होती है, वो आजकल लोगों में बहुत कम रहेगी। रह भी गए तो वो सिर्फ दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर। रियल में जो है पेट्रियोटिज्म होता है, जो नेशनलिज्म होता है, वो तो बहुत ही कम है। और ग्राउंड लेवल पर ही ऊपर के लोग तो सिर्फ मलाई खाने में ही व्यस्त रहते हैं, कहाँ से कितना करप्शन कर लें, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए जमा करके रख लें, उसी से ही उनको मतलब होता है। तो उन्हें गरीबों के बच्चों के एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनके बच्चे तो ऑब्वियसली पढ़ रहे होंगे अच्छी जगह पर, अच्छे स्कूल्स में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में या फिर विदेश में पढ़ रहे होंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो जो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आम आदमी के बच्चे जो हैं, उनके बारे में जो है उनके पास सोचने के लिए टाइम नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पे पैसा बचेगा, ये भी एक फायदा ही है एक तरह से। और स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव वे से काम कर सकता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन भी, कम स्कूल होंगे तो सारे स्कूलों में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो सकता है लोगों में। और एक नया कुछ भी अगर नया इंप्रूव करना है या फिर कुछ स्ट्रेटजी प्लान करना है तो वो भी अच्छे से स्कूल वाले आपस में करके जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे पांचवें पॉइंट की, जो जो हमें लगता है कि पॉजिटिव है। सो यहाँ पर जो है वो है इंक्रीज्ड स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो ऑब्वियसली अब जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत सारे स्कूलों में एडमिशन बहुत कम है, एनरोलमेंट बहुत कम है, तो सबको अगर आप मर्ज करेंगे तो वहां पर जो है स्टूडेंट्स एक स्कूल में ज्यादा होंगे। और ज्यादा होने पर क्या होगा, वहां पर बच्चों बच्चों के बीच में इंटरेक्शन जो है बढ़ सकता है, बढ़ेगा। तो इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा उनका जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा। चिल्ड्रन हैव मोर पीयर्स टू लर्न एंड प्ले विथ इंप्रूविंग सोशल स्किल। तो ज्यादा ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा ज्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा, खेल कूद में आपस में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पर बात हो रही है प्राइमरी स्कूल्स के मर्जर की। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे नॉर्मली छोटे ही होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा ग्रुप होगा, तो ज्यादा उनका एक्सपोजर होगा, ज्यादा उनको जो है खुला एनवायरनमेंट मिलेगा, और वहां पर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, तो ज्यादा वहां पर जो है ग्रोथ होगा उनका, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं नेगेटिव। लेकिन इन फायदों में भी मुझे बहुत कुछ नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि फंड वाले बात, तो यहाँ पर जो भी पैसा मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से आएगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, उसकी क्या गारंटी है कि वो नीचे तक पहुंचेगा, ठीक है। वो इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को, तभी इसका फायदा दिखेगा। जब तक फंड जो है नहीं पहुंचेगा जमीन स्तर तक, तब तक जो है आप जो है उम्मीद मत कीजिए कि इससे कुछ सुधार होगा, ठीक है। क्योंकि पैसा से ही सुधार होगा, और पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पैसा सही जगह पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें वही बात है, आपदा में अवसर अधिकारी लोग ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव क्या है, देखो नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव में अगर मैं बात करूं तो देखो, लॉन्गर कम्यूट्स, सीधी सी बात है, डिस्टेंस जो है स्कूलों की बढ़ जाएगी। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो दूरी बढ़ेगी स्कूल से, इसके साथ साथ दो और चीजें बढ़ने का खतरा है यूपी में। एक तो है बेसिकली बाल विवाह बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ग्राउंड स्तर पर जो है आदिवासी या फिर SC ST समुदाय के लोगों को देखोगे, तो अभी भी वो बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जुड़ नहीं पाए हैं। और जब स्कूल दूर हो जाएगा तो वो बिल्कुल ही कट जाएंगे। और ऐसे में फिर से वही जो है, बच्चा क्या करेगा, पैसा कमाएगा, पैसा कमाने के चक्कर में वो बाल मजदूर बन जाएगा। साथ ही साथ जो है जल्दी लड़कियों की शादी बहुत जल्दी फिर वो लोग करना शुरू कर देंगे, तब पढ़ाने वाला उनको मोटिवेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्कूल भी बहुत दूर है। और बच्चा भी फिर उतना इंटरेस्ट नहीं देगा। एक बच्चा होता है अपने पेरेंट्स से लड़ता नहीं, मुझे पढ़ना है। एक बिटिया होती है जो अपने पेरेंट्स से लड़ती है कि हाँ मुझे स्कूल जाना है, अभी शादी उदी नहीं करनी है। लेकिन जब स्कूल ही दूर हो जाएगा तो वो तो और डिमोटिवेट हो जाएगी ना, कौन जाए इतना दूर स्कूल, पेरेंट्स को पास भी एक अच्छा बहाना मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ बहुत निचले तबके की। हो सकता है बहुत सारे लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये सब बातें जो है लगे कि नहीं ये सब जो है बकवास की बातें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज भी जो है, अगर आप जाओगे बहुत ग्राउंड स्तर पर, आदिवासी जो एरिया हैं या फिर जो बहुत ही
बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, तो ऐसे में उनका ये माइंडसेट होता है, अगर स्कूल की दूरी बढ़ गई, नहीं जाना है स्कूल, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, क्या ही मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो है, स्टूडेंट्स में हैव टू ट्रेवल फार्दर रिस्किंग एब्सेंटिज्म और ड्रॉप आउट्स। तो वही बात हो गई कि अगर ज्यादा दूर ट्रेवल करना है तो थोड़ा भी बच्चे के मन में नहीं जाना है, ड्रॉप आउट बढ़ जाएगा, एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा, तो वो आप शिक्षा से वंचित रह जाएगा, फिर वो दूर हो जाएगा। इसलिए स्कूल जो है पास होना जरूरी है। दूसरा जो लॉस है, लॉस ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी। हालांकि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लॉस ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी, अब आपको पता है कि हर गांव, यूपी में अगर आप देखोगे या फिर भारत के किसी भी गांव में अगर आप देखो, तो हर गांव की अपनी जो है गांव देवी होती है, अपना मंदिर होता है, अपना एक पहचान होता है। ठीक है। तो अगर जब बहुत सारे दूर दूर के गांव के बच्चे एक जगह पर आके पढ़ेंगे तो वहां पर उनकी जो पहचान है वो जो है खोने का डर रहता है। स्मॉल विलेजेस स्कूल ऑफन हैव कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत हमारा देश जुड़ा हुआ है, बहुत सारी उनकी संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है, ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइनर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जैसे ही बच्चा एजुकेट होगा उसे पता है कि क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओवर क्राउडेड क्लासरूम। हाँ, ये एक चीज है। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हो सकता है कि एक क्लास में गवर्नमेंट कहती है 35 से 40 बच्चे होने चाहिए, मान लो 5 बच्चे बढ़ गए, तो वो दूसरे गांव के जो स्कूल अभी ऑलरेडी बहुत दूर है, उससे भी और भी दूर दूसरे स्कूल होंगे, वहां पर थोड़ी एडमिशन करेंगे। तो वहां पर हो सकता है कि एक क्लास में 50-50 बच्चे हो गए, 60-60 बच्चे हो गए, 70-70 बच्चे हो गए। अब एक टीचर इतने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए नंबर भी मैटर करता है। इतना जो है रेशियो, जो आज हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं अनुपात समानुपात बराबर है, तो टीचर स्टूडेंट रेशियो जो अनुपात है वो गड़बड़ हो जाएगा, और ऐसे में जो है वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है। टीचर भी क्या करेगा। ठीक है। टीचर भी क्या करेगा, 60-60 बच्चे, 70-70 बच्चे, कितना चिल्लाएगा वो, कितना ही वो क्लास कंट्रोल करेगा, और क्लास कंट्रोल नहीं होगा तो ऑब्वियसली बहुत शोर शराबा होगा, तो अच्छी चीजें, अच्छी एक्टिविटी नहीं हो पाएंगी। अब टीचर एक कोई मान लो एक्टिविटी करा रहा है सामने से, अब पीछे जो है 60-70 बच्चे बैठे हैं उसके सामने, तो ऐसे में जो है कितना ही कौन सा बच्चा फोकस कर पाएगा, पीछे वाले बच्चों को कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए क्लासरूम थोड़ा छोटा लिमिटेड साइज का होना जरूरी है। ठीक है। तो ये एक जो है नेगेटिव चीज है। इफ नॉट प्लान प्रॉपरली मर्जर कैन लीड टू क्रैम्ड स्पेसेस। ठीक है। अब देखो, आपको भी पता है यूपी बिहार जैसी जगह पर जातिवाद बहुत है। अब इससे क्या होगा, मान लो जैसे कि क्लास में जो है 35-40 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, एडमिशन हो गया 60, चलो 1 2 3 4 10 कुछ एब्सेंट हो गए, तो भी अगर 10 बच्चे भी एक्स्ट्रा हो गए तो उनको क्या किया जाएगा, उनको जो है आगे नीचे बिठाया जाएगा। ऐसा नॉर्मली स्कूलों में होता है। अगर आप कोचिंग वगैरह भी जाते हो, देखते हो अगर बच्चे बढ़ गए, टेबल बेंच वगैरह नहीं है, तो बच्चों को बोल दिया था कि आगे बैठ जाओ, आगे नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन जहां पर इतनी जातिवाद है, जातिवाद अभी भी देखो, घर घर में जो है जातिवाद है यूपी में। अभी देखो यहाँ पर जो है इटावा में क्या हो गया कि ब्राह्मण और यादव भिड़ गए। ठीक है। या ब्राह्मण बोल रहा है कि तुम जो है पूजा पाठ नहीं करा सकते हो, तो ब्राह्मणों ने उसको जो है बहुत जलील किया। फिर कुछ ब्राह्मण महिलाएं जो है किसी जगह पर पूजा पाठ कराने गई, तो वहां पर जो है यादवों की महिलाओं ने हमला कर दिया कि तू कैसे आ गई यहाँ पर। ठीक है। आप समझ सकते हैं कितना जातिवाद हमारे देश में है, और खास करके यूपी में, मैं तो खुद देख चुका हूँ। ठीक है। तो ऐसे में वो जो बच्चा 10 10 बच्चों जो आगे बिठाने, क्योंकि बेंच तो है नहीं, 35-40 की व्यवस्था है, बच्चे 50 आ गए, तो ऐसे में किसको नीचे बिठाया जाएगा। और ये चीज याद रखना, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं कि ब्राह्मण यादव पर, यादव ब्राह्मण पर, ये जाति वाली जब होती है, तो ये बच्चों के भी दिमाग में भर जाती है, और बच्चों के दिमाग में ज्यादा तेज भरी जाती है। वो ऑटोमेटिक उनके मन में नफरत एक दूसरे जात के लिए हो ही जाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है किसी एक खास जाति को टारगेट करके नीचे बिठाया जाए। इसकी पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है। रैंडमली बिठाया तो कोई बात नहीं, हर बच्चा, टीचर के लिए हर बच्चा बराबर होता है। ठीक है। लेकिन ये चीज हो सकता है कि हम इस जात के, इसलिए हमें नीचे बिठाया जा रहा है, उस जात के लोगों को ऊपर बिठाया जा रहा है, बेंच पे बिठाया जा रहा है, हमें जगह नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव जो है माइंडसेट बच्चे के दिमाग में पड़ेगा, जो कि इस समाज के लिए, इस देश के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, पूरी तरह से खतरनाक चीज है। इससे और जातिवाद बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है आप इसको समझिए। तो ये क्रैम्ड स्पेस जो है एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है यहाँ पर।
फिर नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट बात कर ले हम, तो इमोशनल इम्पैक्ट। ठीक है, इमोशनल इम्पैक्ट क्या होगा देखो, एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एडजस्टिंग टू अ न्यू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर एक नया जो है इमोशनल, वैसे इंडियन में जो है ये तो फॉरेन विदेशियों के लिए है कि वो जो है एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में नहीं कर रहा। इंडियंस आर वेरी स्ट्रांग, वो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, वो जो है ऑलरेडी बहुत दिल के पक्के हो जाते हैं, वो यहाँ तक कि युद्ध के क्षेत्र में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यूपी से कितने लोग इसराइल में काम करने गए जहां पर बम गोला बारूद सब गिर रहा है। ठीक है, तो उनको दूसरे जगह पर जो है एडजस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो कर लेते हैं, वो हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में। ठीक है, बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी लोग बाहर जाके सेट हो जाते हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए आपको हिंदुस्तानी मिल ही जाता है। ठीक है, वो इससे जगह के चेंज होने से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप देखते हो कि मोदी जी जहां जहां भी जाते हैं भारतीय कम्युनिटी के लोग मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इसका ज्यादा कुछ नेगेटिव मैं नहीं मानता हूं कि अगर एक बच्चा एक गांव से उठ के बस आई उसको लेके गई दूसरे गांव में, कोई बड़ा स्कूल है जहां मर्ज हुआ है सारा स्कूल, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत चीज नहीं है, ये बेसिकली जब बाहर यूएसए वगैरह में जहां पर जो है बच्चे बड़े डेलिकेट होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं। ठीक है, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे बड़े स्ट्रांग होते हैं, कोई भी समाज का हो। ठीक है, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, वो हर जगह एडजस्ट कर ले जाते हैं। एडजस्ट करने की जो टेक्निक है ना, वो हमारे अंदर बहुत शुरू से ही, आदिकाल से है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, इसको मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मानता हूं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये वाकई में जो है कुछ बड़ा फैक्टर बन सकता है बच्चों के एजुकेशन में। ठीक है, आप इसको मुझे कमेंट करके बताइए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, जॉब इनसिक्योरिटी फॉर स्टाफ, पॉसिबिलिटी ऑफ स्टाफ रिडक्शन और रीडिप्लॉयमेंट। ये एक चीज है, जैसे अभी जो ऑलरेडी प्राइमरी स्कूल में काम कर रहे हैं वो लोग मर्जर से ऑलरेडी वो लोग के मन में कहीं ना कहीं एंग्जाइटी होगी, कहीं ना कहीं डर होगा कि उनका जॉब जा सकता है। अरे भाई, एक स्कूल में मान लो 10 टीचर रिक्वायरमेंट, तो सरकार 20 को कैसे रखेगी, है ना। या फिर वर्कलोड कम करे, बहुत वर्कलोड कम कर दोगे तो टीचर लोग आपस में बैठ के बातें गप्पे मारेंगे, राजनीति करेंगे, यहाँ की वहां की बातें करेंगे, वो भी एक खतरा होता है। ठीक है, अगर काम ना हो इंसान के पास तो फालतू की बातें बहुत कर लेता है। ऑलरेडी सरकारी स्कूल के टीचर बहुत बदनाम है इन सब चीज के लिए। ठीक है, तरह तरह की चीजें करते हैं, हरकतें करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ सकता है स्टाफ के लिए, और स्टाफ रिडक्शन, रीडिप्लॉयमेंट, या फिर हो सकता है कि किसी टीचर को किसी और गांव में जहां स्कूल होगा, दूर जो बड़ा मर्जर वाला स्कूल होगा वहां पर डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, तो वहां पर जो है उसको जाने आने में तकलीफ हो, या फिर उसका जो है ट्रांसफर आप जिसको कहते हैं, तो ट्रांसफर हो गया किसी दूसरी जगह पर, तो वो भी एक तरह का मेंटली जो है ये होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जॉब इनसिक्योरिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ स्टाफ रिडक्शन का पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो ये क्या हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई नेगेटिव पॉइंट नजर आता है तो आप कमेंट में करके जरूर बताइए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जो किसी एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, बीएड या फिर सी टेट या फिर यूपी टेट, आपको पता है कि टेट एग्जाम कंपलसरी टीचर बनने के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं साइंस, मैथ्स, पेडागोजी की, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर सारा डिटेल मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।